डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने साम्राज्यवाद की परिभाषा और साम्राज्यवादी प्रसार के जो है 4 कारण पढ़े थे। आज की इस लेसन 4 की सेकंड वीडियो में हम 6 जो कारण और हमें दिखाई देते हैं, और भी कारण रहे होंगे अनेकों, तो उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। 5वां जो बिंदु था वह था आपका यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप जहां कई प्रकार के परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था, वहीं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी काफ़ी। अगर हम उस समय के 19वीं सदी की बात करें, पूर्वार्ध की, तो 50 वर्षों में ही ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी वो दुगनी हो गई। ब्रिटेन की जो जनसंख्या है वो दुगनी हो जाती है। फ्रांस की जनसंख्या में 80% की वृद्धि होती है। इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, इनकी जनसंख्या में भी 75% तक की वृद्धि दर्ज की जाती है। यही हाल अन्य देशों का भी था कि उनमें भी वृद्धि जो है लगातार तेजी से वृद्धि जो है हो रही थी अन्य देशों में भी। तो इस जनसंख्या का जो बढ़ता दबाव था, बढ़ते दबाव से लोगों की समस्याएं बढ़ गई, कई प्रकार की संसाधनों की। शहरों में बढ़ते मध्यम वर्ग की समस्या रोजगार की थी। रोजगार एक बड़ी समस्या के रूप में उभरता है। इस प्रकार रोजगार व धन कमाने की जो लालसा थी, उसने मध्य वर्गीय जो लोग थे उनको भी उपनिवेश आकर्षित करने लगे। मध्य वर्गीय लोगों को उपनिवेश जो है आकर्षित करने लगे। यूरोप के विभिन्न देशों के लोग अपने अपने उपनिवेशों में सैनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी और अन्य जो सेवाएं थी उन सब के लिए वो पहुंचते हैं। रोजगार भी मिलता है और धन भी मिलता है। इससे जनसंख्या में कुछ संतुलन तो कायम हो गया, लेकिन ये एक बड़ी जो कारण बना उपनिवेशों के और बढ़ने का। उपनिवेशों ने संतुलन कायम किया। उग्र राष्ट्रवाद की भावना। इस 19वीं शताब्दी में ही कुछ चीजें घटित हो रही थी विशेष रूप से। तो राष्ट्रीयता की भावना भी जो है विकास हो रहा था। इसका अर्थ यह नहीं था, इस राष्ट्रीयता की भावना का अर्थ यह नहीं था कि वे अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। वे अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, बल्कि क्या था, इस राष्ट्रीयता का अभिप्राय विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रभुत्व स्थापित करने का मामला था। विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने या जमाने का जो मामला इसमें था। यूरोप में इस बात की चर्चा होने लगी कि किसी देश का कब्जा तथा पहचान इस बात पर निर्भर रहे कि उसके एशिया व अफ्रीका में कितने उपनिवेश हैं। किसी देश का विकास व पहचान जो है इस बात पर निर्भर होने लगी कि कितने उपनिवेश इसके पास है, कितने उपनिवेश इसके पास हैं। यूरोप में दूसरे देशों पर कब्जा करने का फैशन सा बन गया। ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने हैं तो कब्जा करने की होड़ थी। तो इस होड़ में सब देश क्या बन जाते हैं, कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, प्रतियोगी बन जाते हैं, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती है। इसके चलते इन्होंने एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप थे, इनके देशों को तबाह करना शुरू किया। इनके देशों को
यहाँ अधिकाधिक इस चीज़ का प्रचार करके अपना गौरव बढ़ाया और इन देशों को काफ़ी रसातल में ला दिया, नीचा कर दिया। ये कैसे जो है इसको हम राष्ट्रीयता कह सकते हैं, एक दूसरे देश का शोषण करना। ये शोषण का रास्ता था कुल मिलाकर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप की इस उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा ने एशिया और जो अफ्रीका का जो भविष्य था उसको खतरे की ओर मोड़ दिया। जबकि यूरोप के लोग विश्व के मानचित्र पर यह देखकर रोमांचित होते थे कि जबकि वो लोग रोमांचित होते, देखो हमारे पास कितने मतलब उपनिवेश हैं, रोमांचित होते विश्व का नक्शा देखकर, विश्व नक्शे पर कि कितने उपनिवेश उनके पास है। यूरोप के देश इसी आधार पर बड़ी शक्ति बनने का दम भरने लगे। जिसके पास ज्यादा उपनिवेश वो उतना ही ज्यादा दम भरेगा। 7वां बिंदु, ईसाई पादरियों की भूमिका। साम्राज्यवाद के प्रचार प्रसार में धर्म की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो जब संबंध बनते ही इन देशों के साथ पादरी भी यहाँ आए। इन पादरियों ने एक मिशन के रूप में धर्म प्रचार जो है शुरू किया। धर्म प्रचार के कार्य में ये लोग एशिया और अफ्रीका के लोगों से लगातार संपर्क में आए। एशिया जो है अफ्रीका के लोगों से लगातार संपर्क जो है इनका बना। उन्होंने ईसाई मत व बाइबल के जो सिद्धांत थे या ईसाई मत के जो सिद्धांत थे वो लोगों के सामने रखे। अफ्रीका में कुछ स्थानों पर धर्म संबंधी विचार लोगों के पास थे ही नहीं, होते वे लोग आसानी से इनके प्रभाव में भी आ गए, क्योंकि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए उनको मनवाना जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इनके लिए। जबकि एशिया में अन्य धर्मों की कमजोरी के साथ अपने धर्म का, एशिया में जो कमजोरी थी धर्मों की कुछ उनको बताया इन्होंने, तुलनात्मक अपना धर्म दिखाया, तो उसका प्रभाव से भी कुछ लोगों को इन्होंने ईसाई बनाया। पैसे की कमी थी नहीं, पैसे देकर भी, लालच देकर भी जरूरतमंदों की जो आर्थिक सहायता थी इन्होंने मत परिवर्तन करवाया, धर्म परिवर्तन जो है करवा दिया। दूसरी ओर प्रभु ईसा का संदेश ये लगातार लोगों को देते रहे। ये किसी स्थानीय व्यक्ति से पैसे या संपत्ति की आशा नहीं रखते थे। इस बात का प्रभाव लोगों पर इस प्रकार से था कि ये लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, ऐसी इनकी छवि बन रही थी, क्योंकि ये लोकल से ले नहीं रहे थे, पैसा इनके पास बाहर से आ ही रहा था, तो हम क्यों नहीं हो सकते। इस तरह से इन महाद्वीपों के लोगों ने इन पादरियों की गतिविधियों का अनुकरण करना शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये जो मत है तेजी से इन महाद्वीपों में फैला। ठीक है, कहीं कहीं कम भी फैला, और पादरी जो है आदर्श व्यक्ति तो वहाँ उन क्षेत्रों के बन गए जहाँ ये तेजी से फैला। समय आने पर विभिन्न हिस्सों के लोगों द्वारा इन्हें शासन संबंधी अधिकार भी दिए गए, शासन संबंधी अधिकार भी इनको मिले। अफ्रीका पर तो इनका एक छत्र कब्जा था, एक छत्र राज था एक प्रकार से। इस तरह पादरी वर्ग ने साम्राज्यवाद के विकास में बहुत भूमिका निभाई, क्योंकि
ये उसमें पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रचार करते थे, वही संस्कृति हैवी उस समाज पर हो जाती थी, प्रभुत्व जो है उसका बढ़ा, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। 8वां बिंदु है असभ्य को सभ्य बनाना। असभ्य को सभ्य बनाने का काम भी इनका था। उन्होंने लाभ उठाया, उन्होंने कहा कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतर हैं, श्रेष्ठतम हैं, हम आपको सभ्य बना सकते हैं। क्योंकि अफ्रीका जैसे जो क्षेत्र थे उनमें आदिवासी बहुत रहते थे, आदिवासी जातियाँ ज़्यादा थी, तो अधिकतर जो है भद्र वह खानाबदोश थे। जो जीवन शैली थी वो उनकी परंपरागत थी। तो जिसको यूरोपियन ने पिछड़ा घोषित कर दिया और उन लोगों को अपने संस्कृति के रंग में रंगा कि तुम इसमें आओ और तो तुम सभ्य हो जाओगे और हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, इसको अपना लो। और धीरे धीरे इसका परिणाम ये हुआ कि लोग अनुसरण भी करने लगे वहाँ के। अफ्रीका में 1830 तक तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कपड़ा प्रयोग नहीं होता था, कपड़ा प्रयोग नहीं होता था। 1830 तक ऐसे भी कुछ क्षेत्र वहाँ पर थे। यूरोपीय ने इनके लाभ उठाकर इनको ज्ञान देना शुरू किया, कामयाब रहे कि वो वास्तव में ही श्रेष्ठ हैं, ये उनको जचवा दिया उन्होंने, यूरोपवासियों ने। होड़ फिर उनमें लगी अफ्रीका वासियों में इन जैसा बनने की। एशिया में भी लाओस जगह थी, कंबोडिया था, सुमात्रा था, फिलीपाइंस द्वीप थे। समुद्र के कुछ क्षेत्रों में लोग अपना दबाव बनाने में कामयाब रहे। जापान ही एकमात्र ऐसा देश था जहां पिछड़ापन था, फिर भी उन्होंने महत्व नहीं दिया, इनको महत्व नहीं दिया यूरोपवासियों को। जापान ही एकमात्र ऐसा देश था, नहीं तो धीरे धीरे ये अपनी संस्कृति के सारे छा गए थे, वहाँ उन्होंने काफी बदलाव किया। खोजकर्ताओं का योगदान, खोजकर्ताओं का योगदान। जाबाज नाविक थे, हम पहले भी इस बारे में पढ़ के आए हैं बहुत सारे पिछले सेमेस्टर में। जाबाज जो नाविक थे भौगोलिक, उनका भी बड़ा योगदान था। इनकी खोजों से नए क्षेत्रों में जाने, वहाँ के लोगों को सभ्य बनाने का अवसर मिलता है, इनको पता ही नहीं चलता नहीं तो उसके इनके बिना। और उन पर फिर शासन करने की आकांक्षा उत्पन्न होती है कि भी हम उन पर शासन भी करेंगे, सभ्य भी बनाएंगे, ऐसी आकांक्षा उत्पन्न होती है। वहाँ के जो संसाधन थे इन्हीं खोजकर्ताओं के माध्यम से, वहाँ के जो संसाधन थे जंगल, जमीन, खनिज की जानकारी इन लोगों के माध्यम से यूरोप के लोगों को प्राप्त होती है। तो बड़ी बड़ी जो व्यवसायिक कंपनियां थी उनके साधन हड़पने के लिए अपने देशों की सरकारों पर उपनिवेश के बनाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, दबाव डाला, और इससे धीरे धीरे क्या बढ़ती गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और साम्राज्यवाद ने फिर आने वाले समय में भयंकर रूप धारण किया। यूरोपीय प्रेस की भूमिका, यूरोपीय प्रेस की भूमिका। यूरोप में तेजी से जो है 19वीं शताब्दी में आपके समाचार पत्रिकाओं का जो प्रचार प्रसार हो रहा था, प्रकाशन हो रहा था, इनका मुख्य विषय वस्तु अपनी जो इनकी संस्कृति थी, संस्कृति सभ्य का महिमा मंडन, और जो विश्व का तात्कालिक, उस समय का तत्कालीन जो राजनीतिक घटनाक्रम था, कहाँ क्या घटना घट रही है, कौन शासक बन गया, कहाँ किसने उपनिवेश हथियार लिए, किस तरह की नीति उसने अपनाई, ये सारी राजनीतिक घटनाक्रम उस समय का विषय था।
तो इन्होंने प्रचार किया कि जो उपनिवेशों की स्थापना है, उपनिवेशों की स्थापना विश्व के विभिन्न देशों की आवश्यकता है, जरूरत है, ये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये यूरोप के अस्तित्व और संतुलन के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य घोषित कर दिया दूसरे देशों का शोषण। ऐसी सभ्य श्रेष्ठ प्रेस थी। सामान्य नागरिक के द्वारा जब यह पढ़ी गई तो उनके मन में यह बात बार बार दोहराई गई, बार बार आई कि मेरे राष्ट्र के पास सबसे ज्यादा क्या होने चाहिए, उपनिवेश होने चाहिए, गुलाम देश होने चाहिए। इस तरह होड़ लगी सभी देशों में कि जो है शिकार करें ज़्यादा से ज़्यादा, और विभाजन भी इन्होंने किया, देशों को भी बांटा, संस्कृतियों को भी बांट दिया। तो उस देश को बात का पता ही नहीं होगा, कई देशों को पता ही नहीं था कि उनका भविष्य कौन तय कर रहा है, भविष्य कैसे तय किया जा रहा है। होता था ऐसा, आपको पता है, इंग्लैंड में बैठ के कुछ देशों का लंदन में तय हो रहा है, किसी का पेरिस में तय हो रहा है, किसी का लिस्बन में तय हो रहा है, ये राजधानियाँ थी, किसी का फ्रैंकफर्ट में तय हो रहा है। तो यहाँ पर भविष्य तय हो रहे थे, वो मानचित्र सामने रखकर तय करते थे किसको क्या चीज क्या बांटना है। उन देशों के लोगों से कोई पूछा नहीं जाता था। तो कुल मिलाकर हम देखें तो अतिरिक्त जो पूंजी आई वहाँ से समस्या शुरू होती है, या औद्योगिक क्रांति से समस्या शुरू होती है, और फिर वो मानते हैं कि आवश्यकता है उपनिवेशों के विस्तार की, और ये होड़ चलती है, फिर एक समाज का पूरा शोषण होता है। फिर ये बंटवारा कैसे करते थे, अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। बंटवारा इन्होंने किया अफ्रीका का, ये अगली वीडियो का हमारा विषय है, अफ्रीका का बंटवारा कैसे होता है। दोबारा से एक बार देख लेंगे, 6 बिंदु जो हमने पढ़े, 4 हमने पहले पढ़ लिए थे, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा आपका। 4 हमने पढ़ लिए। 5वां था यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि। 6ठा उग्र राष्ट्रवाद की भावना। 7वां ईसाई पादरियों की भूमिका। 8वां असभ्य को सभ्य बनाने का ठेका ले रखा था इन्होंने। खोजकर्ताओं का योगदान भी बहुत था, और यूरोपीय प्रेस की भूमिका। तो ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और ये आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है, नोट कर लें आप, असाइनमेंट में इसको नोट कर लें। क्या क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद के उदय या प्रसार के कारण लिखें। ठीक है।